हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट का ये जो है जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं। आप जानते हैं ये वीडियोज नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। जो श्रृंखला आपके जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी को ध्यान में रख करके शुरू की गई है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने इन सारे सब्जेक्ट को शामिल किया है जो यहाँ पर आपके एग्जाम के पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए और टेस्ट और जो है क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो यहाँ पर एक ग्रुप मैंने बनाया है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्विज मिलती है करंट अफेयर्स की, और उसके बाद सप्ताह में 3 टेस्ट होते हैं, एक करंट अफेयर्स का, ठीक है, एक करंट का, और एक जो है आपका इस तरीके की जो प्रैक्टिस चल रही है उसकी, और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव क्लास चल रही है उसकी एक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण। ठीक है, बात हो रही है क्या, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे? तो यहाँ पर है निम्न पूर्व पाषाण काल से, ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पाषाण काल से स्थापित मतलब किया जाता है। ठीक है, प्राचीनतम कलाकृतियां मध्य प्रदेश के, कहां? मध्य प्रदेश के भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका से जो है इनका संबंध है, शैल चित्रों से के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक जो है मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव, खाद्य संग्रह एवं आखेट से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य, क्या पूछ रहा है? प्रथम इस्लामिक साम्राज्य का श्रेय किया जाता है, मतलब दिया जाता है किसको, आपको बताना है। तो 4 विकल्प है। पहला है गजनी के सुल्तान, ठीक है, दूसरा है अलप्तगीन को, तीसरा है शुगुप्तगीन को, चौथा है घोर के मोहम्मद को। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, जी हाँ, ये वाला आपका विकल्प सही है। तो यहाँ पर घोर के मोहम्मद के, ठीक है, इनको मत लीजिएगा आप, ये मत समझिए कि ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो अगर बात करते हैं जब भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने की श्रेय की, तो घोर के मोहम्मद को जाता है भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य का स्थापित करने का। ठीक है, तो यह वह गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गोर, जिसे घोर भी कहा जाता है, गोर या घोर का शासक था। ठीक है, तो ये उसका जो पहला आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो 1175 ईस्वी में, कब? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, और 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। तो इस तरीके से, और कई युद्ध उन्होंने किया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था तो अलवर के संतों द्वारा, ठीक है, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा और तुलसीदास द्वारा। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है इसका यहाँ पर ये अलवर संतों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलवर संतों, जो कि वैष्णव धर्म से थे, वैष्णव द्वारा की गई थी। ठीक है, मध्य भारत में से उत्तर भारत में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, कब? 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया था। किसके द्वारा? रामानंद। देखो भाई, ये जितने क्वेश्चन हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, सबको सीखते जाए और अच्छा करते जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ भाई वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर लें, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है आपके लिए। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत जो है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो अजीमुल्लाह और बिरजिस, तात्या टोपे, उक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो, ये है आपका, इसमें बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है सी, यानी तात्या टोपे साहब। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तात्या टोपे का, तो 1857 के विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे। कब के? 1857 के प्रमुख नेता थे और नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, उनका जन्म का नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे के रूप में हुआ था। उनका नाम क्या था? जो है रामचंद्र
पांडुरंग टोपे, ये क्वेश्चन आप बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही जरूरी है, ठीक है। तो आप इनको भी तैयार करें, जो हम डिस्क्रिप्टिव जब डिस्कस करते हैं तो उसको भी, इसके लिए आप बाद में इनका नाम क्या बन गया, तात्या टोपे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा आपका इंपॉर्टेंट। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र क्या पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1873, महारानी की घोषणा 1858। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा और अभी पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो जीआईसी एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम हुआ तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन है, महारानी का घोषणा पत्र, ये है भैया आपका, ठीक है। ये यहाँ पर सही विकल्प है। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, ठीक है। महारानी की घोषणा पत्र के भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र, इसमें जो प्रावधान किए गए थे उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। गवर्नर जनरल का जो पदनाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। भारत के राज्य सचिव का नया पद बना दिया गया, सृजित कर दिया गया था, ठीक है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो है परिषद बनाई गई थी। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है भाई, संसदात्मक सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती, लिखित संविधान, ठीक है, राजनीतिक दल, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपको बताना है सही विकल्प। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, यानी राजनीतिक दल। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दलों के बिना संसदीय सरकार कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसा कि ब्राइस ने भी लिखा है, संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है और जो है कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर यह है पहला ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है ब्रिटेन, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। संसदीय शासन का जो जन्मदाता ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है, उसके जन्मदाता की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, यूएसए। कौन है, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बृहद हिमालय को जो है किस नाम से जाना जाता है, यानी इस नाम से मतलब यहाँ पर किस नाम से है। देखो यहाँ पर काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो हम सब ने कई बार पढ़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश मतलब बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग एक बात ध्यान रखें, जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप उनको लिख करके, जी हाँ, बताया करें कमेंट में, जिससे कहीं ना कहीं आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमारे कितने स्कोर सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। अगर हम संसार की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं उसके क्रम की बात करें तो सबसे ऊंचे आते हैं कौन, माउंट एवरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा का नाम आता है, फिर धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये सब पहाड़ियां हैं कहाँ, हिमाद्री की यानी हिमालय की। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में अगर हम बात करें एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगा ये पूछा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा। क्या है, चोमोलुंगमा, ये है आपका नाम, ये चोमोलुंगमा, ठीक है, ये कहा जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है, सिंधु से। आपको बताना है। तो हुंजा, नुब्रा, अस्कर, झेलम। यहां पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना भाई, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये कौन सा सही है, झेलम। जी हाँ, झेलम, जिसको बितस्ता नदी या जो है पीर पंजाल पर्वतमाला की पदस्थली में स्थित शेषनाग झरने से निकलती है, जिसको नाम क्या है, एक बार फिर से समझिएगा, झेलम को बितस्ता नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये निकलती कहां से है, पीर पंजाल पर्वतमाला के, ठीक है, पर्वतमाला के कहां से,
पदस्थली में स्थित शेषनाग झरने से निकलती हैं। ठीक है, यह जो है भारत और पाक सीमा के समानांतर बहते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट, कहां पर, झंग के निकट चिनाव नदी में, कहां पर, चिनाव नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता। और इसकी सहायक नदियां की हम बात करें तो किशन गंगा है। यह जो है कश्मीर से जो है यह नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है, तो ये आपका विकल्प हुआ। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है भैया, बताओ। तो देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, रोहतास, झांसी, ये सब दुनिया, रांची, रीवा, जबलपुर। तो सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, रीवा मध्य प्रदेश, केवटी जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत का 24वां, कौन सा, 24वां सबसे ऊंचा झरना है मित्र, 24वें नंबर पर। और ये किस नदी पर है, मोहना नदी पर। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक है, ठीक है, किसका, तो सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो भाई बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है ये, उसके ताप का। ठीक है, तारों का रंग उसके विकिरण की तीव्रता यानी वर्णक्रम पर आधारित होता है। किसी भी तारे का रंग उसके तापक्रम का सूचक होता है। सूर्य की सतह पर का जो तापमान होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका रंग क्या होता है, पीला हम लोगों को दिखाई देता है दिन में। तारों में नाभिकीय संलयन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इतनी जानकारी आप लोगों को इन क्वेश्चन से संबंधित ध्यान देने की जरूरत है। लिखने के चक्कर में बहुत ना पड़े, आराम से परेशान ना होइए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ में लिखते हुए मैटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेस्ट और सारी चीजें मिल जाएंगी। अपनी पढ़ाई को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चलिए, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, और निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ, अधिकतम है तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। कितने देश हैं, 54 देश। ठीक है, कहीं पर कम ज्यादा भी दिया जाता है तो इसको बहुत ज्यादा उसमें ना पड़े। ठीक है, जो सबसे अधिक है, अगर हम बात करें एशिया का, तो एशिया में लगभग 48 है देश है। यूरोप में 44 है, कितना है, 44 है। और दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। तो इस तरीके से ये जो है एक क्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है, तो ये देखो, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल, आयनोस्फियर यानी आयन मंडल। भाई बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है आपका बी, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में होती है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्थित है। कितना, 15 से 35 km। तो ये जो है आपका स्थित है। यह सूर्य की हानिकारक जो यूवी किरणें होती हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, को अवशोषित करती है, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग, ठीक है, निम्नलिखित में घनत्व मापन में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप यहाँ पर देख लें, और हमें उम्मीद है कि अभी आपने किया था तो सही आप कर चुके होंगे। धुआं, ठीक है, इसका क्या सही विकल्प है, धुआं। ठीक है, रिंगलमैन स्केल का उपयोग जो है धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। यह दृश्य पैमाना है, यह एक प्रकार का क्या है, दृश्य पैमाना है, जिसे कब खोजा गया था बताइए भाई, 1888 में। ठीक है, कब खोजा गया था, 1888 में फ्रांसीसी प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है। ठीक है, बात हो रही है किसकी, मीन कौन सी है, क्रेफिश और फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। तो देखो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका फ्लाइंग फिश। क्या है, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है जो पानी में हवा में छलांग लगा सकती है। ठीक है, कटल फिश मोलस्का संघ का जीव है। अगर हम बात करते हैं कटल फिश की, तो ये क्या है, मोलस्का संघ की, कौन सी, मोलस्का संघ के जीव है। और हम सिल्वर फिश की अगर हम बात करते हैं तो यह एक कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। ठीक है, नाम फिश है। के फिश की, अगर हम क्रे फिश की बात करें तो ये स्वच्छ जल में पाया जाने वाला क्या है, कीकड़ा है।
ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न जीवों में से किस एक ने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। निम्न जीवों में किस एक में अंतरिक्ष जो है प्रथम यात्रा की है? तो वो है भैया यहाँ पर 4 विकल्प है। ठीक है, चूहा, कुत्ता, तिलचट्टा और मच्छर। तो सही विकल्प क्या है? कुत्ता। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा करने वाला जीव जो है वो कुत्ता, कुतवा। ठीक है, सोवियत संघ ने 3 नवंबर, कब? 3 नवंबर 1957 में, 3 नवंबर 1957 में, ठीक है, 1957 में स्पुतनिक 2 यान के माध्यम से लाइका नामक, ये पूछा जाता है, ठीक है, कुत्ते का नाम क्या था? लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह मानव इतिहास की पहली जीवित प्राणी वाली अंतरिक्ष उड़ान थी। इस प्रयोग का उद्देश्य यह जानना था कि जीवित प्रणाली शून्य गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं या नहीं। लाइका की यह ऐतिहासिक यात्रा बाद में मानव अंतरिक्ष अभियानों की नींव बन गई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया? तो आपको बताना भाई सही विकल्प, लकड़वाला समिति, सेन समिति, ठीक है, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, यानी तेंदुलकर समिति। क्या है? तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति 2009 में पहली बार, कब? 2009 में पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को गरीबी आकलन में शामिल किया था। ठीक है, समिति की कुछ सिफारिशें थी, जैसे कैलोरी खपत आधारित गरीबी अनुमान में बदलाव, ठीक है, राज्यों के लिए नई गरीबी रेखा, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यय को शामिल करना, ये सब उनकी प्रमुख मांगे थी। कीमतों व खपत पैटर्न का समायोजन करना, तो इस तरीके से इनकी कुछ मांगे थी। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अर्थव्यवस्था पर घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति, ठीक है, और अवनमन, क्या है? अवनमन, अपस्फीति, मंदी। तो आपको बताना है भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या होगा? देखिए यहाँ पर सही विकल्प है ये मुद्रास्फीति। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ता है और मुद्रा का रूप गिरता है। ठीक है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति के प्रकार की अगर हम बात करें तो मांग आधारित, लागत आधारित और अंतर्निहित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक खरीफ मौसम की है? तो सोयाबीन, अलसी और मसूर, ठीक है, ये सरसों आपको बताना है खरीफ मौसम की फसल। तो यहाँ पर देखिए जो सोयाबीन है सही विकल्प है, आपको बता देना भाई सही विकल्प। आप जानते हैं कि आपने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स है। और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं ग्लाइसिन मैक्स है, इसमें 38 से 40%, कितना? 38 से 40% जो है प्रोटीन होता है। विश्व का 60% सोयाबीन अमेरिका में पैदा होता है। कहां पर? अमेरिका में। कितना? 60%। ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, आप इनको ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, फिनलैंड। ठीक है, तो भाई देखो एक चीज जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो निश्चित तौर पर यार वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, और यहाँ पर इससे एक मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं वैसे आपका भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है फिनलैंड। यहाँ पर लैंगिक अनुपात जो है सर्वाधिक अनुकूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर किसान दिवस मनाया, क्वेश्चन ये देख लीजिए, आपके एग्जाम में आया हुआ है, हमने इसको पहले ही सॉल्व करा दिया था। देखिए यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है कब? 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को। तो आप सब जानते हैं कब? सी, यानी 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को। ठीक है, हम सब जानते हैं कि किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों की मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह
की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने गांव और किसानों को प्राथमिकता में रख करके बजट बनाया था। किसानों के जीवन में सुधार के लिए नई कई नीतियां उन्होंने किया, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, किसानों का मतलब उन्हीं के बर्थडे को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। बात हो रही है नगरीकरण का, ठीक है। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर बताना, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें जो कूट दिए गए इन्हीं के माध्यम से आपको बताना है। और ये देखो, जब क्वेश्चन ये पूछा भी गया था तो ये विकल्प सही था आपका बी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान, ठीक है, ये 1 नंबर पर आ गया। भारत 2 नंबर पर आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पर ये आ गया बांग्लादेश और 4 नंबर पर श्रीलंका। तो इस तरीके से ये था, और इसके जो है यहाँ पर इसी तरीके से इसका नगरीकरण का यहाँ पर विस्तार है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हृदय कब आराम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। हृदय कब आराम करता है, तो कभी नहीं, सोते समय, तो धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय यानी योगासन करते समय, ठीक है। यह है योगासन, योगासन करते समय, ठीक है, योगासन। तो कभी कभी मिसस्पेल्ड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें हृदय का, जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला, ठीक है। ये है 2 धड़कनों के बीच, ठीक है, 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। अलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन कार्य चलता रहता है। शिथिलन के दौरान शिराओं से रुधिर आता जाता रहता है, और निलय में रुधिर भर जाने के बाद इसमें अलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है। इसमें भरे रुधिर क्या होते हैं, रुधिर पर दबाव बनता है, ठीक है, दबाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यह है चीन के पहले मार्स यानी मंगल रोवर का आपको नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, गाओफेन, आओफेन, जियुआन, जहारोंग। तो ये देखो यहाँ पर सही विकल्प है डी, क्या है, जहारोंग, यहाँ पर सही विकल्प है। चीन के पहले मंगलयान रोवर का नाम जियुरोंग है, ठीक है, क्या है, जियुरोंग है। चीनी अंतरिक्ष तियानवेन-1, क्या नाम है, तियान, ठीक है, तियानवेन-1, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तियानवेन-1 ने इसे मंगल की सतह पर उतारा था। प्रक्षेपण की अगर हम बात करें तो लॉन्च जो है मार्च 5 रॉकेट द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्यांश त्रुटि शून्य प्रभाव, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित माना जाता है। तो देखिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया और अटल नव प्रवर्तन मिशन। तो यहां पर बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला पहला, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु जो है मध्यम उद्योग के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ठीक है, जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट ZED योजना शुरू की है। यह मेक इन इंडिया अभियान के 25 क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण धुरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोजगार का सृजन, ठीक है, रोजगार अवसरों में वृद्धि, कम समय में आर्थिक विकास, एमएसएमई के लिए विश्वसनीयता मानदंड, विदेशी निवेशकों के लिए गुणवत्ता सूचक, ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है JRC ग्रेड के इसी एग्जाम्स में, ठीक है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है 2006 में। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में SEZ नीति को मजबूत बनाने हेतु वर्ष 2005 में अधिकतम पारित किया गया। यह फरवरी 2006 में लागू किया गया था। कब, फरवरी 2006, ठीक है, या यहाँ पर लिखा भी है। तो व्यवस्था के अनुसार इसमें जो व्यवस्था की गई, सभी अनुमति एक ही जगह से प्रदान किया जाना, जिससे क्या होगा, देरी से बचत होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, ठीक है, वस्तु व सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन करना, ठीक है, रोजगार अवसरों का निर्माण करना, आवश्यक सुविधाओं का विकास करना, ये सब इसके प्रमुख कारण मतलब जो है उद्देश्य थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था। देखो 27.2, 37.2, 22.2, 32.7। तो सही विकल्प है भाई यहाँ पर 37.2
2, मतलब इतनी बड़ी संख्या। ध्यान से समझिएगा भाई, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना, ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। तेंदुलकर समिति के अनुसार 37.2%, ठीक है, 2004-05 में। और उसके बाद 2009-10 में 29.8% और 2011-12 में 21.9%, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहां पर 4 विकल्पों में अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। सही विकल्प क्या है? फिरोज शाह, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव, कहां से? हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव से, ठीक है, अशोक का एक अभिलेख फिरोज शाह तुगलक कहां लाया था? दिल्ली लाया था। यह एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, ठीक है। अन्य स्तंभों पर केवल 6 लेख मिलते हैं, तो ये 7 का अकेला था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसे अशोक का अंतिम अभिलेख भी कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। मेरठ के अभिलेख को भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। यह भी ध्यान रखना भाई, विशाल पत्थर स्तंभ को क्या कहा था? सोने का स्तंभ। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी। सही विकल्प क्या है? एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला की बात हो रही है, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात आएगी तो वहां पर चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। किसका नाम आ जाएगा? सरोजनी नायडू का आ जाएगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो एनी बेसेंट, इस परिप्रेक्ष्य में, इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा आप लोग लिखने के चक्कर में ना पड़े, पीडीएफ ले लें, टेस्ट दें, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, समय बचाएं, बहुत अच्छा होगा, परेशान ना हो। ये कौन सा अधिवेशन था? 32वां अधिवेशन था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग इनको डीप में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर हम बात करें भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो कौन है? अभी जैसे मैंने बताया, सरोजनी नायडू। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कब? 1925। देखो एक क्वेश्चन के साथ में आपका कई क्वेश्चन तैयार हो रहा, ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, और ये कब की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इसी अगर हम बात करें तो इसी अधिवेशन में, यानी 1925 के अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? तो आपको बताना है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अयोध्या आंदोलन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका खिलाफत आंदोलन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन तुर्की की सेवर्स संधि, क्या थी? सेवर्स संधि से तुर्की के सुल्तान के अधिकार छीन गए थे। मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने लगे थे, ठीक है। और भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों की इस शर्त पर मदद की थी कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना होगा और धर्मस्थलों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई, जैसा कि वो सब करते ही रहे, ठीक है। इसका क्या कारण हुआ? भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नाराज हो गए, और उसके बाद मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, और महात्मा गांधी ने क्या किया? इसका समर्थन किया। और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली अधिवेशन में गांधी जी इसकी मतलब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्षता किया था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव को रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो आपको बताना है 4 विकल्प। देखिए यहाँ पर, केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में, ठीक है, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प आपको बताना है मित्र। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है आपका सी, ए और पी दोनों में। ध्यान दीजिएगा, ये और ये। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में है, ठीक है।
किसमें है? नीति निषेधक तत्व और मूल कर्तव्य, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति निषेधक संबंधित अभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बहुत पूछे गए, तो वहां पर भी आपको इसको ध्यान देना है, इसको अभी हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, अलग टॉपिक वाइज। मूल कर्तव्य दोनों है। और 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 का बहुत बार पूछा गया, इसको आप जानते रहे। अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 जो कि अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 51A(G) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा व संवर्धन करे और प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। हम संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार, ठीक है, ये देखो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। ये देखो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो जो सही विकल्प है मित्र, वो आपको यहाँ पर जो सही है वो ये है, ठीक है। कौन सा? ये वाला। सन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। 44वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1978, यह लिखा हुआ है, ठीक है, द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर सही विकल्प है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार अध्याय से हटाया गया। एक बार फिर समझिएगा, अनुच्छेद 19(1) जो चा और अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार अध्याय से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक या कानूनी अधिकार हो गया। इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रखा गया। अब किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प में ये गोदावरी सही विकल्प है, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस को जितने आपके आंसर हुआ करें फटाक से लिख दिया करें, ठीक है। गोदावरी नदी, वैसे कोशिश ये करा करें कमेंट बॉक्स में लिखते जाया करें आंसर, आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कुल लंबाई इनकी अगर हम बात करें तो 1465, ठीक है, km है। और उसके साथ साथ इनके जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3,13,812, ठीक है, 3,13,812 किलोमीटर ये इनका जो है वर्ग किलोमीटर है। और इनको एक नाम और वृद्ध गंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो बाकी अन्य नदियों का छोटा है तो इसलिए आप ध्यान न दें। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किससे के कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये वाला झरिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें झरिया, जो कि धनबाद या झारखंड में देश के सर्वाधिक प्रामाणिक कोयला भंडार है। भारत के 90% से अधिक जो बिटुमिनस कोयले का भंडार यहीं पर है। कौन से? बिटुमिनस कोयले का। अगर हम बात करें रानीगंज, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और कोरबा की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, सिंगरौली की बात करें तो ये यूपी में है, ठीक है। तो ये आपको इतना जानना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? यहां पर देखें 4 विकल्प है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना। सही विकल्प है सी, ड्रैकेंसबर्ग। ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3,482 मीटर है, ठीक है। इसका विस्तार जो है दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो, कहां पर? लेसोथो, ठीक है, लेसोथो तक है, ठीक है। तो ये इतना आपको जानना चाहिए। और इसकी बात अगर हम करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन क्या है? तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखें, चारों विकल्पों में से जो सही है वो आपको बताना है। तो ये सही विकल्प है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होता है। यह प्रदूषण खास करके जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। यह वर्षा पर्यावरण
जीव जंतुओं तथा भौतिक संरचनाओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर ये गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। यहां पर देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहां? आपको बताना है कटक में, जमशेदपुर में, ठीक है, नागपुर में, रांची में। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? ये है भैया नागपुर में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहा जाता है। ठीक है, NEERI। ठीक है, ये आपका नीरी, हालांकि इसको कैपिटल में ही लिखा जाता है। ठीक है, NEERI, NEE। ठीक है, तो ये संस्थान है। ये CSIR, किसका? CSIR का उपक्रम है। ठीक है, एक उपक्रम है, यह नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। कब हुआ था? 1958 में। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान व व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक शोध संस्थान है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भाई देखो यहां पर, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किसका? तूफान का, वर्षा का, स्वच्छ मौसम का, शीतलहर का। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? यहां पर जो सही विकल्प है वो है ये तूफान का। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान का। किसका? तूफान का। वायुमंडलीय वायुमापी जो बैरोमीटर होता है, ठीक है, बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना आंधी या तूफान का संकेत है, जबकि पारे के स्तंभ या तल की ऊंचाई बढ़ना मौसम के स्वच्छ रहने का द्योतक होता है, संकेत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह भैया सेकंड लास्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम 40 क्वेश्चन के पैटर्न पर, निम्नलिखित में से किसको सफेद सोना कहा जाता है? बात हो रही है किसको सफेद सोना कहा जाता है? पारा, प्लेटिनम, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है किसका? पारा, इसमें आपका सही विकल्प जो है वो है भैया प्लेटिनम। प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना, जो कि बहुत महंगी एवं दुर्लभ धातु है। ऋषभ पंत गले में पहन के टहलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप इसे किस शासक ने बनवाया था? तो बात हो रही है किसने? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी। ठीक है, इस तरीके से अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर सांची का स्तूप जो कि मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया हुआ था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप, कितने? 84,000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, इतना स्तूप। और सांची और भरहुत के स्तूप का मूल निर्माण भी अशोक द्वारा ही कराया गया है। सांची स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी हमारे पड़ोस में। ठीक है, और रायसेन जिले में, एमपी के कहां पर? रायसेन जिले के विदिशा के पास स्थित है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा भाई, कब खोज हुई थी? 1818 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ एक बड़ा व 2 छोटे स्तूप है। और अगर हम इनकी बात करें तो मूल रूप से ये ईंटों का बना था, जिसमें लकड़ी की बाड़ थी, लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट किया। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, हाइप जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।